हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हम क्लास 12th का सेकेंड बुक पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये लास्ट चैप्टर है आपका, और ये लास्ट चैप्टर का 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका लेक्चर 6 है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो फिर आपको याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो लेक्चर 5 तक हम कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर चुके हैं, तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? तो जहाँ तक आपने नाम तो सुना ही होगा बहुत बार। आजकल तो प्रोटीन ले रहे हैं, अलग से भी प्रोटीन लिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारा जो शरीर है ना, वो बना ही है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट है वो प्रोटीन होता है। ये जो हमारी नसें ये सब जो बनती है ना, वो प्रोटीन से ही बनती हैं। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। अभी तो आपका चैप्टर एक पॉलीमर का होता है, वो ख़त्म हो गया। नहीं तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ, एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है। तो सिंथेटिक मतलब वो केमिकल वाला जो आप प्लास्टिक यूज करते हो। तो यहाँ पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, अब अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन के बाद क्या आया? प्रोटीन। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि प्रोटीओस करके एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना हुआ है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है। ये किससे बना है? दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड क्या होता है? तो याद रखना है कि ये एक कार्बन CH, इससे इधर एक NH2 ग्रुप लगा होगा और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, जब भी ऐसा मिले तो अमीनो एसिड है। क्या यही बस अमीनो एसिड है? यहाँ पे इधर R ग्रुप कुछ भी लग सकता है। कार्बन का 4 वैलेंसी 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाइए। R कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन से लेकर कुछ भी हो सकता है। एक चीज याद रखना है आपको, ये NH2 ग्रुप जरूरी नहीं है कि इसी कार्बन पे COH जिस कार्बन पे लगा है उसी कार्बन पे लगा हो। मान लो ऐसा भी होता है कि इसको अमीनो एसिड लिख देते हैं, फिर मैं आपको अमीनो एसिड फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये ग्रुप आपको हमेशा इतना मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है अमीनो एसिड के लिए। अब देखो, जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड के लिए जस्ट उसी कार्बन पे लगा हो जिस पर COH है। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड, तो इसको ना डिवाइड कर लेते हैं। अभी देखो, अमीनो एसिड कितने तरीके के होते हैं, तो याद रखना है आपका। पहला होता है अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा आपका होता है बीटा अमीनो एसिड, तीसरा होता है आपका गामा अमीनो एसिड। अभी आपको समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और ये होता है डेल्टा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। अच्छा, किस तरीके से डिवाइड किए करेंगे कि कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा? तो देखो, पहले ना आप एक कोर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH, यहां पे COOH, ये लगा R ग्रुप। CH2, या एक ही CH होगा, CH2
COOH, यहाँ पे R CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 COOH, यहाँ पे भी R CH2 COOH। ठीक है। अब देखो, जिस कार्बन से COOH लगा है उसे अल्फा देंगे, तो COOH इस कार्बन से लगा है तो ये अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हुआ। यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा कार्बन हुआ। ये आपका अल्फा बीटा गामा, सॉरी ये तो डेल्टा लिख दिया हमने, गामा और डेल्टा। ठीक है। तो देखो NH2 ग्रुप के पोजीशन के बेसिस पे हम कहते हैं अल्फा बीटा। जब अल्फा COOH जिस कार्बन से लगा है उसी कार्बन पे यानी अल्फा पोजीशन पे लगा होगा NH2 ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। बीटा कार्बन पे लगा होगा तो इसे हम कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। गामा कार्बन पे होगा तो हम कहेंगे गामा अमीनो एसिड, और डेल्टा कार्बन पे होगा तो इसे हम कहेंगे डेल्टा अमीनो एसिड। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस कार्बन से ये लगा हुआ है। ठीक है। जिस कार्बन से लगा होगा उस कार्बन, वो कार्बन जो है वो COOH जिस कार्बन से लगा है उसके रिस्पेक्ट में कितने नंबर पर है। अल्फा पे है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पे है बीटा अमीनो एसिड, गामा पे है तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा पे है तो डेल्टा अमीनो एसिड। अच्छा, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से। ये अमीनो एसिड के हैं। ठीक है। जो हमारे बॉडी में मिलते हैं ना, जब हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे हमें, आपको अगर याद हो तो उसमें सैकेराइड्स वाले में जब जो पॉलीमर होते हैं वो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर बनते हैं, पर जब उसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर से आपको मोनोसैकेराइड मिल जाता। सिमिलरली जब आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर आपको ये अमीनो एसिड मिलते हैं। बट यहाँ पे ये याद रखना है कि बीटा गामा डेल्टा ये सब जो अमीनो एसिड है ये सिंथेटिकली बना सकते हो, बट नेचुरली जो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें अमीनो एसिड मिलते हैं वो केवल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये नोट कर लेना। आप ये आपको लिखना है, नोट डाल लो। क्या नोट में लिखना है? आपको ये लिखना है वनली अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड forms on the hydrolysis of प्रोटीन। जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। ये आपको याद रखना है, अल्फा अमीनो एसिड, बाकी और कोई नहीं मिलता। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ हीटिंग इफेक्ट होते हैं, वो भी आपको देख के बता देता हूं। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखना, ये सब जितने हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर आर ग्रुप अलग हो, आर ग्रुप हाइड्रोजन ना हो, इफ आर इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, देन जितने अमीनो एसिड है सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है कि कार्बन के जो चारों वैलेंसी हैं वो अलग अलग है। एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक का मतलब समझते हो ना, कार्बन के जो चारों तरफ लगे हुए हैं चार वैलेंसी है वो अलग अलग है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कायरल कार्बन है वो। देन इफ आर इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, देन they are optically active।
ऑप्टिकली एक्टिव। अभी आप आगे पढ़ोगे ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में R इज इक्वल टू हाइड्रोजन होता है, उसे छोड़ के बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये आप बना सकते हो कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यहाँ भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टार बताया था ना, स्टार से हम ये दिखाते हैं कि जो कार्बन सेंटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि कार्बन के सेंटर पे R कुछ और लगा है, इधर कुछ और लगा है, इधर H2 इधर हाइड्रोजन है। बट यदि यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा तो दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे अगर दो वैलेंसी सेम हो गई तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, ये था हमारा। अच्छा, यहीं पे एक और नोट लिख लो, ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा का हो, दूसरा ये लिख सकते हो, all amino acids are optically active. All amino acids are optically active except glycine. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो CH, यहां भी हाइड्रोजन होता है, इधर NH2 ग्रुप और इधर COOH ग्रुप। तो देखो इस कार्बन सेंटर पे दो हाइड्रोजन हो गए ना, एक हाइड्रोजन तो मैं यहां लिखा ही हूं, तो दो हाइड्रोजन हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ग्लाइसिन जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, तो वनली अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म्स ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अल्फा अमीनो एसिड्स और अल्फा अमीनो एसिड्स और आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसका मोनोमर है। अभी मैंने आपको बोला था ना वहां पे कि अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं, या हमने कहा था कि प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर। इसमें पीछे लिखा था शायद, यहाँ पे कहीं तो लिखा था ना, जैसे द नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो ज्यादा इसका बेसिक ये क्या होगा? नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिख लो, ठीक है, ज्यादा बेटर तरीका है प्रेजेंट करने का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ हीटिंग देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड को हीट करते हो तो क्या होगा? देखो, पहला अल्फा अमीनो एसिड लेते हैं, RCH, इधर NH2 और इधर COOH। इसको आप हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीट। क्या होगा? अगर आप हीट करते हो ना अल्फा अमीनो एसिड का, तो इसके 2 मोल लेंगे और कुछ इस तरीके से बनते हैं ये, RCH, इधर NH2 लिख लो और इधर C डबल बॉन्ड OH लिख लो, और दूसरा मोल को ऐसे पलट के लिख लेते हैं, RCH, C डबल बॉन्ड O और इधर OH, NH, या ऐसे NH2 लिख लो और इसका यहां पे NH2। क्या होगा? तो होगा ये कि इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, कंडेंसेशन होगा, और यहां से एक H और इधर से एक H,
बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा RCH, इधर NH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH, इधर R, इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, CH। देखो ऐसे 6 मेंबर रिंग फॉर्म होता है यदि आप अल्फा अमीनो एसिड को हीट करते हो। ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो जब अल्फा अमीनो एसिड को हीट किया जाता है तो आपका 6 मेंबर रिंग बनता है कंडेंसेशन के थ्रू, और यहां से 2 मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकलता है। यहां -2H2O, एक नाइट्रोजन के पास से H निकलेगा, एक यहां पे हाइड्रोजन के पास से H निकलेगा। अगर इसे दिखाना है ना तो कुछ ऐसे दिखाओ, अगर कुछ यहां से मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, तो देखो कहां कहां से क्या निकल रहा, ऐसे ना HN दिखा दो, और यहां पे हाइड्रोजन, और इधर OH, NH, H, और इधर OH, फिर OH, यहाँ पे N, इधर H, इधर H। अब देखो अभी सही लग रहा, यहां से ये H2O मॉलिक्यूल, यहां से ये H2O मॉलिक्यूल, अभी ठीक लग रहा। तो -2H2O बाहर निकलेगा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म होगा। इसे नोट करो जब अल्फा अमीनो एसिड को हीट करोगे। अच्छा, अगर बीटा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा, सेकेंड आप लिख लो, बीटा अमीनो एसिड RCH, CH2COOH। ये तो अल्फा था, यहां पे NH2, इसको हमने किया हीट। अब सोचो कि अगर अल्फा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो क्या बीटा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो क्या निकलेगा। तो देखो होता यह है यहां पे कि RCH, यहां पे NH2, यहां पे CH, एक H को ऐसे लिख लो, और यहां पे COOH। फिर क्या होगा, तो अमोनिया गैस बाहर निकलेगा, ये अमोनिया गैस को बाहर निकाल देगा, ये -NH3 अमोनिया गैस बाहर निकलेगा, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको अगर ज्यादा बेटर प्रिसाइज वे में लिखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन पे लगा था, इसे अल्फा कार्बन बोल रहे थे ना हम, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन ये था ना, तभी तो ये बीटा अमीनो एसिड था। ये क्या था, बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, तो बीटा अमीनो एसिड को जब हीट करोगे तो या तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे आपका थर्ड अल्फा बीटा हो गया। अच्छा, गामा लिख लेते हैं, RCH, CH2, CH अल्फा बीटा गामा, यही लगाना है, तो CH2 COOH, और यहां पे लगा दिया हमने NH2 ग्रुप, और इसको हम कर रहे हैं हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट का साइन ट्रायंगल होता है, मैं साथ में दिखाते जा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कभी ना हो।
लिखा हो तो RCH, ये आपका NH, और इधर लिखा हमने CH2, इधर लिखा CH2, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, और ये लिखा OH। देखो अभी भी वही है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, करोगे तब भी अल्फा बीटा और ये आपका गामा, अल्फा बीटा और ये आपका गामा। तो ये है गामा अमीनो एसिड। और इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहां पे -H2O, और यहां बनेगा रिंग। क्या बनेगा, देखो कौन सा रिंग बनेगा, RCH, यहां पे CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये NH, और ये, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक, -H2O बाहर होगा। तो ये है आपका जब गामा अमीनो एसिड को हीट करते हो। इसे भी लिखो जल्दी से। अच्छा, सिमिलर एकदम वे में चलेगा आपका डेल्टा अमीनो एसिड भी। जब आपका RCH, CH2, CH2, CH2 और यहां पे COOH, इधर आपका लगा है NH2 ग्रुप। ठीक, इसका भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर असाइन करोगे तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन जिसपे COH लगा है, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। ठीक है, इसको हमें करना है हीट। क्या करना है, ये 4 नहीं लिखता हूं, ये ट्रायंगल बनाता हूं। केवल ट्रायंगल बना रहेगा उसका मतलब भी हीट ही है। मैं दोनों दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि ये ट्रायंगल का मतलब हीट होता है। फिर से वैसे घुमा के लिख दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। RCH, यहां पे NH, इधर H, यहां पे CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, और ये OH। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लगाओगे तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, मैं अल्फा लगाया हूं तो सॉरी, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। ठीक है, अब देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकालेंगे -H2O, और प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बनेगा, RCH, यहां पे CH2, इधर भी CH2, यहां भी CH2, और यहां पे है NH, और इधर है C डबल बॉन्ड O। देखो तो वहां 5 मेंबर रिंग बनता है जब आप गामा वाले से कराओगे, और जब डेल्टा से कराओगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये है हीटिंग कंडीशन पे अमीनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हुए NH2 ग्रुप COOH के किस पोजीशन पे लगा है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। एक एसिडिक बेसिक कंडीशन में भी हम कहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखो यहां लिख लो, क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लो यहां पे, RCH, इधर हमने लगाया NH2 ग्रुप, और यहां पे लगाया सॉरी COH। ठीक है, अच्छा ये याद रखना है, R क्या है आपका, साइड चेन की तरह काम कर रहा ना। ये क्या है आपका, देखो ये जो है ये तो अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये है आपका साइड चेन, साइड चेन। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम कैसे करते हैं, ये लिख ले। क्या होगा, पहला, इफ
साइड चेन यानी R ग्रुप कंटेन्स NH2 group, then amino acid will become basic amino acid। क्या कहा हमने? यदि एक NH2 ग्रुप और लगा हो इधर साइड चेन R वाले में, तब हम कहेंगे कि वो बेसिक अमीनो एसिड है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? तो देखो, ये आपका है ग्लूटामीन या लाइसिन लिख लो। एग्जाम्पल में लाइसिन, अभी एक तरफ से स्ट्रक्चर भी लिखवाऊंगा, वो कुछ ऐसे होता है लाइसिन, NH2 CH2 होल 4 और फिर यहाँ पे ये CH, इधर NH2 ग्रुप और इधर COOH ग्रुप, बाकी ETC अभी और भी है, वो अभी आगे आपको दिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला इतना पर्टिकुलर ग्रुप तो है ही साथ में, इसके साथ ये NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा, ये साइड चेन R ग्रुप है ना, तो इसमें ये NH2 एक्स्ट्रा आया, जिसके कारण ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी। आगे चलो, दूसरा क्या है? इफ साइड चेन मीन्स R ग्रुप contains COOH group, then it will become acidic amino acid। जब साइड चेन में अगर COH ग्रुप लगा हो तो हम उसे कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है एस्पार्टिक एसिड? तो देखो COOH, यहां पे CH2 और फिर यहां पे जो हमारा पहले से लगा है ना CHNH2 COOH। तो देखो यहां पे ये R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है, तो जब भी इस R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होगा तो उसे हम कहेंगे एस्पार्टिक एसिड। एक और होता है ग्लूटामिक एसिड, ये इसमें भी एक ही COOH ग्रुप होता है, बट यहां CH2 दो होते हैं, CH2 फिर CH, यहां पे NH2 ग्रुप और यहां पे COOH ग्रुप। तो ये आपके एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। पीछे वाले में यहां पे एक और लिख लो, C+O NH2 CH2 CH, यहां पे NH2 COOH और इसका नाम है ग्लूटामीन। ठीक, ये ग्लूटामिक एसिड से ही बना हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे COOH था ना ग्लूटामिक एसिड में, तो जस्ट OH हटा के NH2 ग्रुप, अमाइड ग्रुप इसे बोला जाता है, तो एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आया, तो ये आपका बेसिक अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक अमीनो एसिड और ये आपका हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। थर्ड क्या होगा? इफ R ग्रुप या साइड चेन, जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख लो, इफ साइड चेन neither contain
neither contains NH2 group or neither contain NH2 group nor contain COOH group. Then it will become, क्या होगा अब ये? न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो अगर कुछ नहीं है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसमें क्या क्या आ सकता है? तो उसमें आपका बहुत सारे हैं, जैसे ग्लाइसिन है। एग्जाम्पल में यहीं पे एक मैं डाल दे रहा हूं, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे H था, यहाँ पे CH था, ये NH2 ग्रुप था, यहाँ पे COOH ग्रुप था। ठीक, यहाँ पे अगर H हटा के मिथाइल भी लगा सकते हो। जैसे अगर आप H हटा के मिथाइल लगा देते हो तो उसे अलानिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अलानिन। अलानिन। यहाँ पे CH3 CH COOH CH3 CH NH2 COOH। ठीक, तो या तो ग्लाइसिन लिख लेना, अलानिन लिख लेना। स्ट्रक्चर अगर आपको, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, कभी कभी आपको अगर 12th का बोर्ड दे रहे हो तो वहाँ पूछ लेता है कि इनका एग्जाम्पल देने के लिए कि न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक कितने तरीके के होते हैं, पहले वो पूछेगा फिर कहेगा कि उनका एग्जाम्पल दो। तो मैं दो एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उसमें से कोई भी, जरूरी नहीं है कि यही सब लिखो, कोई भी उठा कर दो लिख सकते हो। आपको बस याद रहना चाहिए, आपका दिमाग में इतना तो जरूर होना चाहिए कि अगर इधर R ग्रुप जो लगा हुआ है, R ग्रुप, ये हमने एक स्ट्रक्चर लिखा था ना अमीनो एसिड का, तो ये जो R ग्रुप है, अगर इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक अमीनो एसिड है, अगर इसमें COOH ग्रुप लगा है तो एसिडिक अमीनो एसिड है, और R ग्रुप में कुछ नहीं, केवल अल्काइल लगा हुआ है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे भी जल्दी से नोट कर लो आप। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड लिखवाने जा रहा हूं। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। सम इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या क्या करना है देखो। आपको ना पहले तो 4 कॉलम बनाने हैं। देखो हम क्या क्या इसमें लिखने वाले हैं, आपके बुक में ही दे रखा है, बस मैं एक लाइन से लिखाऊंगा, उसको याद करने का कुछ तरीका बता दूंगा। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे नेम, 3 लेटर सिंबल। अमीनो एसिड को ना 3 लेटर से भी दिखाया जाता है, अभी बताता हूं कैसे। देखो 3 लेटर सिंबल, और आपके एनसीईआरटी में ना सिंगल लेटर भी दिया है। यार आर तो इसमें लिखा नहीं यार, मैं जगह तो इसमें मेरा कम पड़ जा रहा है बार बार। सिंगल लेटर सिंबल। ठीक है, और इधर आपका मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर। ठीक, देखो पहला हम लिखने जा रहे हैं आपका यहां पे नेम टाइरोसिन। TYR से इसे दिखाते हैं, हाँ TYR से दिखाते हैं। और उसमें सिंगल लेटर सिंबल में आपका
टायरोसिन का वाई से दिखाते हैं बच्चों, वाई से। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर इसका होता है कुछ इस तरीके से। CH, यहां पे इधर NH2 ग्रुप और इधर COOH ग्रुप, ठीक है। फिर आपका लिखना है सेरिन, SER, सेरिन, SER इसका ट्रिपल लेटर है और सिंगल लेटर में इसको लिखते हैं केवल S से। इसका क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, इधर OH, इस बीच में बेंजीन रिंग को हटा देना है और फिर से यहां पे NH2 COOH, ठीक है। फिर थर्ड आपको लिखना है ग्लाइसिन। क्या लिखना है, ग्लाइसिन, और ये है GLY, ठीक। और ग्लाइसिन का G लिखते हैं, सिंगल लेटर में कैपिटल G लिखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर तो पीछे भी बनाया था, H, फिर CH, इधर NH2 COOH, ठीक है। फिर आपका है अलानिन, अलानिन ALA, और इसका सिंगल लेटर में लिखा जाता है आपका आई थिंक कैपिटल A, कैपिटल A, और ये आपका आ जाएगा CH3 मिथाइल ग्रुप, CH3CH। अभी मैं बताऊंगा आपको इनका स्ट्रक्चर याद कैसे रखना है, एक लाइन से ये कैसे याद रखना है, फिर इसे कैसे याद रखना है। इसमें क्या याद रखने वाली चीज है वो देखो पहले, देखो ये है ना, ये आपको याद रखना है। क्लोन करते हैं यहां पे, ये आपको याद रखना है। फिर आपको इसका भी क्लोन करते हैं यहां पे, और ये आपको याद रखना है। क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, बस आपको वही देखना है। देखो ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहां पे PS CH2OH दोनों तरफ लगेगा, इधर आपका CH2OH, फिर केवल H, फिर केवल मिथाइल ग्रुप। ये कैसे याद होंगे लाइन से, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसे आप नोट करोगे पहले, क्योंकि इस चैप्टर में याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है, ठीक। फिर से वैसा ही टेबल आप बना लो जल्दी से। यहां पे हम क्या लिखेंगे, नेम, ये है आपका नेम, यहां पे थ्री लेटर सिंबल। ये सब क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगे तो वहां पूछा जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल आते हैं। अब सभी स्ट्रक्चर नहीं याद रहते, अगर आपको, अगर 4 दिया गया है, ज्यादातर मैथ वाले रहते हैं इसमें, तो अगर 4 दिया गया है उसमें से अगर आपको 1-2 भी याद है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो। सिंगल लेटर सिंबल, और ये आपका है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो नेम के बाद हो गया, नेम में आपका आगे आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट वाला, क्योंकि वो लाइन से मैंने बनाया है। फिनाइल अलानिन, क्या नाम है, फिनाइल, फिनाइल अलानिन, और इसको लिखते हैं PHE, 3 लेटर सिंबल में लिखते हैं, और सिंगल लेटर सिंबल में हम लिखते हैं F। फिनाइल अलानिन के लिए सिंगल लेटर में F लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है
फिनाइल अलानिन का, हाँ, केवल बेंजीन रिंग रहता है यहाँ पे। CH2, और बाकी इधर तो जैसे CH था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे NH2, यहाँ पे बोरिंग लग रहा होगा ये सब लिखना, पर आपको अब लिखना भी पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। फिर आपका है वैलिन, वैलिन, इसको VAL थर्ड 3 लेटर में लिखते हैं और सिंगल में V लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है Me2CH ऐड होता है, Me2CH, और फिर यहां पे तो जैसे CH था वैसे ही आएगा, इधर आपका NH2 ग्रुप, इधर आपका COOH ग्रुप, ठीक। फिर है आपका ल्यूसिन, ल्यूसिन, इसको LEU से दिखाते हैं ल्यूसिन को, और कैपिटल L से दिखाते हैं। ज्यादातर देखोगे तो नाम का पहला अक्षर ही है, पर कुछ कुछ में ऐसा है, जैसे फिनाइल में, अलानिन में F आया, या किसी किसी में अलग दे रखा है, ज्यादातर में पहला अक्षर ही है, ठीक। इसका होता है Me2CH CH2, Me2CH था, यहां पे आता है Me2 ना, ये कुछ ऐसे रहता है, Me यहां पे एक और एक यहां पे, यहां होता है MECH, MECH2, फिर CH, तब यहां पे NH2 ग्रुप और यहां पे COOH ग्रुप, और फिर होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और इसका स्ट्रक्चर होता ISILE लिखते हैं, सॉरी, और इसका सिंगल लेटर में लिखा जाता है आपका I से। स्ट्रक्चर आपका होता है ETCH Me लगता है यहाँ पे, ETCH Me, और बाकी ये CH NH2 COOH, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। परेशान मत होना कैसे याद होगा, हो जाता है। देखो इसमें क्या याद रखना है, तो ये आपका याद रखने वाला पार्ट इतना है इसमें। देखो इतना इतना पार्ट ये है जो आपको याद रखना है, ठीक है। 4 और लिखेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा वो सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे नेम, ये आपका होगा नेम, ये होगा 3 लेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल, ठीक है। और ये होगा, आप सोच रहे होगे कि जब मेरे बुक में दे रखा है तो फिर सर क्यों लिखवा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो पढ़ाया गया था एक तरफ से ऐसे लाइन से पढ़ाया गया था, और मैंने लाइन से वो निमोनिक से याद रखा है, तो इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फिर से वो निमोनिक दे पाऊँ और वो आप याद कर पाओ, ठीक है। देखो इसके बाद आपका है लाइसिन, लाइसिन, वो ल्यूसिन था, ये था लाइसिन, LYS आई थिंक इसको लिखते हैं, हाँ LYS। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो इसका होता है CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, शायद पीछे अभी इसका लिखा भी स्ट्रक्चर, NH2, और यहाँ पे CH, और ये तो NH2 COOH, और इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा है, लाइसिन, लाइसिन का की लिखते हैं। तो ये कुछ कुछ है जो एकदम अलग है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो ऐसे हैं जो नाम से ही हैं। लाइसिन के बाद है आपका एस्पार्टिक एसिड, ASP इसको लिखते हैं, यहां एस्पार्टिक एसिड, ठीक।
एस्पार्टिक एसिड का क्या लिखते हैं शॉर्ट में, डी, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। और क्या होगा इसका, इसका होगा COOH, यहां पे CH2CH, इधर NH2 ग्रुप, ये COH। ठीक है। इसके बाद है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसको GLU लिखते हैं। हाँ, GLU, सिंगल लेटर में इसे लिखा जाता है आपका E से। देखो इसका, इनका एकदम अलग अलग है, तो इसका तो जरूर याद कर लेना। ठीक, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो COOH, यहाँ पे एक CH2 से 2 CH2 आता है, बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता। बाकी तो ये जैसे स्ट्रक्चर है आपका उसी तरीके से रहेगा। और उसके बाद होता है अर्जिनिन, ARG इसका शॉर्ट में लिखते हैं, ARG, और स्ट्रक्चर सॉरी नाम होता है इसका अर्जिनिन। अर्जिनिन का जो सिंगल होता है वो R लिखा जाता है। ये सब केवल आप पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे याद करना है। NH डबल बॉन्ड C, इधर आपका NH2, इधर आपका NH, CH2 का होल थ्राइस, CH, यहाँ पे NH2 ग्रुप, ये COOH। ठीक है, ये तो हो गया भाई। ठीक है, इतना पार्ट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये लिख लिया आपने। अब देखो इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, देखो अब ये पहले आप लिख लो क्या क्या है। ये L का मतलब लाइसिन वाला है, यहां लिख लेते हैं लाइसिन। ये एस्पार्टिक एसिड, और ये G का मतलब ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और ये है अर्जिनिन, अर्जिनिन। ठीक है, बाकी ये जैसे मैंने लाइन से वहां पे लिखा था ना, एकदम वैसे ही लिखा हूं। टायरोसिन, सेरिन, ग्लाइसिन, अलानिन, फिनाइलअलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक होगा ना तो सी भी आएगा, ग्लूटामिक एसिड, अर्जिनिन। अब देखो इसे कैसे याद रखना है। इसे ऐसे याद रखना है, तेरे शहर में ग्वाला, हिंदी में लिख दो इंग्लिश में लिख दो, तेरे शहर में का यहां कुछ नहीं है, ग्वाला, तो GWAALA, तेरे शहर में ग्वाला, फेरी वाला, फेरी वाला लेने आए, आइसोल्यूसिन का आए होता है, आए लेने आए, लगान, L, ये तो दिख ही रहा है यार, ये दिख रहा, ये क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है लगान,
ठीक, कैसे याद रखना है? तेरे शहर में ग्वाला फेरी वाला लेने आए लगान। एक लाइन से अगर याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अब एक लाइन से अगर इन्हें याद कर लिए तो अब देखो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। देखो ये पहला PH CH2OH ये याद रखना है। फिर इस PH को हटाओ, केवल CH2OH, फिर पूरा हटा के केवल H रखो, फिर मिथाइल ले आओ। PH CH2OH, PH को हटाया केवल CH2, ये तो लाइन से हमने लगा लिया है, हमें अब केवल ये याद रखना है। अगर वो लाइन से लग गया तो ये भी याद हो जाएगा। PH CH2OH, फिर CH2OH, फिर H, फिर CH3। इसके बाद देखो ऊपर क्या था, वहां पे PH CH2OH था, यहां पे केवल PH CH2 है, OH हटा दिया गया है। फिर Me2CH, इससे ये अलग है, बट Me2CH बट यहां पे अलग है, सॉरी सेम है। Me2CH ये है Me2CH CH2, Me2CH CH2, फिर ETCH Me, ETCH Me। इसके बाद NH2 CH2 का होल 4 है यहां पे। अब ये अलग है बट ये दोनों फिर अलग सेम है, CH2COH CH2 CH2COH, और ये CH2 का होल थ्राइस, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर ही अलग है। और ये बहुत जो सबसे बेसिक कंडीशन होता है, बेसिक बेस होता है, वो होता है ग्वानिडीन। ये दिख रहा C, यहाँ पे NH, इधर NH2, इधर NH, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्वानिडीन। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये है ना, एक मैं फिर से खींच रहा हूं, देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है ग्वानिडीन। क्या नाम है? GUA, ग्वानिडीन। सबसे बेसिक कुछ अगर होता है तो होता है ग्वानिडीन, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हैं। ये देख पा रहे हो आप कि इसमें इधर कार्बन पे इधर भी NH, इधर भी NH2, इधर NH2, तो 3 नाइट्रोजन, कारण ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है अर्जिनिन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे याद रखना है, मैंने बताया आपको। बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने 12 दिए हैं, ये 12 याद होने चाहिए। अगर 12 याद होगा तो कुछ आप अपने से भी, जैसे देखो जो आपका ऐसे ग्लूटामिक एसिड है, तो COOH की जगह पे यहाँ CONH2 करोगे, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बन जाता है, हाँ ग्लूटामीन बोलते हैं। ऐसे ही और एक दो हैं, जैसे एस्पाराजीन है, एस्पार्टिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक CH2COH, CH2CONH2 कर दोगे, यहाँ पे COOH के जगह पे CONH2 कर दोगे तो एस्पाराजीन बनता है। ऐसे ही 2-3 और स्ट्रक्चर हैं जो ऐसे ही रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ये थे कुछ बहुत जरूरी स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे ना ऐसे पूछे जाते हैं। आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे, वहां पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसका स्ट्रक्चर बनाओ। अगर बोर्ड में तो डायरेक्ट कहेगा कि इन 3 में से 4 में से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करो, तो वो स्ट्रक्चर याद होने जरूरी होते हैं। जब तक अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ ये जो सिंबल है ना, ये भी याद करने जरूरी है, क्योंकि कभी कभी, अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि जैसे आप जब ग्लूकोज वाला पढ़ रहे थे तो हम वहां कह रहे थे ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा 2 मोनोमर के बीच में, तो ऐसे ही यहाँ 2 प्रोटीन के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे ना एस्पाराजीन लाइसिन लिखा है, तो आपको ना कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ASP और LYS ऐसे, और इसके साथ मान लो LEU ऐसे। अब फिर इनमें से पूछेगा कि बॉन्ड कौन कौन सा बना हुआ है, कहाँ कैसे स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 किसको दिखा रहे हैं। तो ये लाइसिन को दिखा रहे हैं, ये एस्पार्टिक एसिड को दिखा रहा है, ये ल्यूसिन को दिखा रहा। तो जब तक आपके 3 लेटर सिंबल याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके एनसीईआरटी में सिंगल लेटर सिंबल भी दिया है, बहुत यूज नहीं होता, पर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए एनसीईआरटी में दिया है तो ऐसे आपको ऐसे मैच करने को दे दे, किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं।
तो आपको वो याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक, पहले वाले स्लाइड पे एक चीज और लिख लेना, आप यहाँ पे ऐड कर लेना कि टोटल आपके 23 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है। यहाँ नोट करके लिख लो आप, देयर इज 23 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड फॉर्म। ठीक है, तो 23 अमीनो एसिड है जो हमें मिले हैं, जो नेचुरली मिलते हैं। बाकी और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीटा वाले होते हैं, बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड या डेल्टा अमीनो एसिड, ये सब जब आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो उसके साथ नहीं मिलते। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं। तो ये जो 23 है ये अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, सारे नहीं याद रखने, कुछ अभी और भी हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड के, तो वो भी हम आपको अभी हम दिखाएंगे आगे, क्योंकि वो भी उसमें से 2-3 ऐसे, जैसे मुझे याद है एक बार जेईई मेन में या नीट में पूछा गया था कि कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो एरोमेटिक है। अब इसमें से नाम आपको दे देगा। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अभी तक आपने जितना ये स्ट्रक्चर देखा, ये सब जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इन सभी स्ट्रक्चर्स में देखो साइक्लिक कोई नहीं बन रहा, सब ओपन स्ट्रक्चर है। तो ये सब एरोमेटिक, ये वाला एक केवल है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो ऐसे 4 ऑप्शन देता है नाम के साथ, और फिर वहाँ से पूछता है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। अगर और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।